बेटा शुरू करते हैं। और आपको पता ही है कि जैसा कि अब हम फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम पूरा जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है 10th का उसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे बेटा। और इसके बाद हर चैप्टर का वन शॉट आपको मिलेगा। और उसके बाद मोर देन 500 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें आपके साइंस के पेपर से पहले हम फिजिक्स में कर लेंगे। ठीक। आप तो ये आज से लाइट चैप्टर शुरू करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, आपको इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है जैसा भी हम देखते हैं। आप एक काम करिए, जिनको ये आता है वो ये इसको 2x की स्पीड में देख लो। जिनको इस चैप्टर में तनिक भी दिक्कत है उसको आराम से देखो, आपको हर एक डाउट यहीं से कवर होगा। बेटा जितना भी क्वेश्चन है बनेगा तो यहीं से ना, इसी बेसिक से ही बनेगा क्वेश्चन। तो आपको इसको स्ट्रांग बना लेना है। ठीक, तो शुरू करते हैं बेटा। लाइट, इस चैप्टर का नाम जैसे आपको पता ही है कि चैप्टर का नाम आपके पास आपका है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आधा पार्ट इसमें रिफ्लेक्शन है, आधा पार्ट रिफ्रैक्शन है। हर एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ इसमें कोई चीज़ आपसे छूटेगा नहीं। और जितना देर का हो सकता है लेक्चर होगा, हमें अभी पता नहीं कितनी देर तक चले, लेकिन हर एक चीज़ को हमें डिटेल में करना है। ठीक, तो याद रखिएगा ये सारे जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी की लाइन है और कभी ना कभी एमसीक्यू में आए हैं। ठीक है, कह रहा है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट हमेशा आपको पता ही है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और लाइट को हम रे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पॉइंट आपको नहीं पता है। जिस चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंड पॉइंट नहीं पता होता है, उसको हम रे कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है। ठीक, ये आप आगे जाके जब 12th क्लास में पढ़ोगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। बस यहाँ पे याद रखिए कि एक तरीके की वेव है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या है? ठीक है, तो अगर लाइट किसी सरफेस पे जैसे लाइट आए, इस सरफेस पे पड़े और इस सरफेस से वापस जिस मीडियम से लाइट गई है वापस उसी मीडियम में आ जाए। लाइट किसी सरफेस पे पड़ के और वापस उसी मीडियम में आ जाए जिस मीडियम से लाइट गई है, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। देखिए दो होता है, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। अगर लाइट किसी सरफेस पे पड़ रही है, ठीक है, और उस सरफेस के अंदर चली गई तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अगर लाइट किसी सरफेस से जा रही है उससे रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाए, ठीक है, यानी जिस मीडियम से लाइट गई थी आफ्टर इंसिडेंट उसी मीडियम में आ जाए तो हम इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। और अगर लाइट जिस मीडियम से लाइट गई थी आफ्टर इंसिडेंट उस मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। ठीक, कह रहा है व्हेन अ लाइट फॉल ऑन द सरफेस एंड इट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम वी कैन से दैट रिफ्लेक्शन इज टेक प्लेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन आपको बता दिया हूँ, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम another went from its original path. This phenomena is called refraction। यानी इसमें एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर कर जाएगी लाइट, ठीक है, और रिफ्लेक्शन में दूसरी मीडियम में एंटर नहीं करेगी। है, आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, दो लॉज हैं कि आपकी जो लाइट है, ठीक है, लाइट को लेके कि अगर लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, तो लाइट अगर किसी सरफेस पर पड़ रही है, आपके पास इंसिडेंट रे है बेटा। ठीक, लाइट जिस सरफेस पर पड़ रही है, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, एक एक टर्म को हम बता देंगे आपको कि होता क्या है। तो जो लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्ट मतलब सरफेस से पड़ने के बाद जो दूसरी लाइट जाती है उसको क्या कहते हो आप? रिफ्लेक्टेड रे। और ये आपका क्या है जो रेड कलर का, ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये आपका प्लेन है जिस सरफेस पे पड़ रही है इसको प्लेन। प्लेन क्या होता है? तो प्लेन हम एक ऐसा जो सरफेस है जिसकी एरिया ना हो, सॉरी जिसके पास थिकनेस ना हो, तो उसको प्लेन ही प्लेन से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, आप इसमें इतना डिटेल में अब देखिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल याद रखिए, नॉर्मल है, नॉर्मल रे नहीं है, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे यानी एक ही पॉइंट पे मीट करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए ये आपकी प्लेन है, ठीक है, ये आपकी प्लेन सरफेस है, ठीक, मान लीजिए ये आपकी इंसिडेंट रे आई, तो ये इंसिडेंट है, ये प्लेन है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं अलग से चली जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है,
जो इंसिडेंट रे है और जो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वाली, ये तीनों, ठीक है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करने चाहिए तीनों। ठीक है, तो अगर अगर ये तीनों एक पॉइंट पे नहीं मीट करते हैं तो हम इसको कह देंगे कि ये फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करने ही चाहिए। एक एक करके हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे इंसिडेंट रे, आपको बताया कि जो लाइट किसी सरफेस पे गिर रही पड़ रही है उसी को इंसिडेंट रे कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे, लाइट जो सरफेस पे पड़ने के बाद जो आगे जा रही है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल आपका जो है बेटा वो क्या है कि जहाँ पे लाइट गिर रही है, ये जो है ये रेड कलर का, इसको आप नॉर्मल बोलते हो। ये कंडीशन क्या है कि ये कैसा होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो नॉर्मल यानी जो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा उसी को आप नॉर्मल बोलोगे। ठीक, नॉर्मल की बेसिक कंडीशन है कि सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक, इसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं बेटा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसकी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हो। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या है, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अब जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप देख रहे होगे, याद रखना है कि जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं इनके सबके पीछे जो है रिफ्लेक्शन है। जिस भी सरफेस से लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख में पड़ेगी, हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो यानी सारे जो हम चीज़ों को देख रहे हैं, जिन भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो वहाँ से लाइट आपकी आंख में पड़ रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट यानी जो भी चीज़ को आप देख रहे हो, ठीक है, इट इज अ थिंग दैट फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा स्क्रीन पे ही इमेज बने, लेकिन ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। इमेज क्या है, ठीक है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक, तो इमेज जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो, आप शीशे के सामने खड़े हो तो आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, और जो शीशे के अंदर बन रहा है वो क्या है, आपकी इमेज है। ठीक है, तो यानी यहीं पे सिंपल याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, और उसकी जो इमेज बन रही होगी या उसका जो रिफ्लेक्शन बन रहा होगा किसी स्क्रीन पे, उसको हम क्या कहेंगे, इमेज। तो ऑब्जेक्ट और ये इमेज का है वर्चुअल इमेज। अब देखो इमेज दो तरीके की होती है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, इस बात समझते हैं इसको। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप शीशे के सामने खड़े हो। ठीक है, तो जो आपकी इमेज बन रही है शीशे के अंदर वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। लेकिन जो शैडो आप अपनी देखते हो, शैडो जो आपकी बनती है वो कैसी है, रियल इमेज है। ठीक है, तो ये वर्चुअल और रियल इमेज में अंतर है कि वर्चुअल इमेज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बन रही है, और जो रियल इमेज है वो आपकी उसको अंदर बनने की जरूरत नहीं है, वो जिसे शैडो बन रही है उस तरह ठीक, या और अच्छे से याद रखना है तो जहाँ पे, अगर अभी आगे पढ़ेंगे मैं आपको वहाँ बताऊंगा, जहाँ पे लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, लाइट जहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है उसकी वजह से जो इमेज बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, रियल इमेज है। ठीक है, और जहाँ हम लाइट को इमेजिन कर रहे हैं कि इंटरसेक्ट करेगी, एक्चुअल में नहीं कर रही, हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि लाइट वहाँ इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो जो इमेज बनेगी बेटा वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो रियल में लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है और वर्चुअल में हम इमेजिन करते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो ये कैसी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक क्या देखिए, इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीन पे जो इमेज ना बने वो क्या है, वर्चुअल इमेज, और जो स्क्रीन पे बन जाए वो कैसी है, रियल इमेज। ये आपको बता दिया है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और क्या याद रखना है यहाँ पे कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे हो क्या है, सेम ही प्लेन पे लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। अभी काम करते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ठीक, तो ये आपकी सरफेस है बेटा यहाँ पे। ठीक, और ये हमारी एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है बेटा।
ये आपका नॉर्मल है। ठीक, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका बेटा नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आप एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिसको आई से डिनोट करते हो, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। सपोज करिए किसी क्वेश्चन में आपको ये एंगल दिया है, मान लीजिए ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक, और आपसे पूछा है कि ये बताइए आई क्या होगा और आर क्या होगा, ये दोनों आपसे पूछा है बेटा। अब जरा देखो आप कि हमें पता है कि ये आपका नॉर्मल है, तो इसकी ये कैसा है, परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी ये एंगल टोटल कितना है 90। अब आपको पता है कि टोटल एंगल 90 डिग्री है और इतना क्या दे रखा है आपको, इतना दे रखा है 30, तो अगर 90 से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 90 से 30 माइनस कर दीजिए तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री, और जो ये होगा वही ये होगा, तो ये भी एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो सिंपल है, यानी जब भी इस तरह का एंगल दे रखा होगा उसको आप 90 से माइनस कर दोगे तो आपको इधर का एंगल आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने कैसे निकाला, आई इक्वल टू कैसे निकाला आपने, 90 माइनस 30। क्यों 90 से माइनस किया बेटा, क्योंकि जो आई होगा वही क्या होगा, आर होगा। हमने 90 से क्यों माइनस किया, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्मल होगा वो हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री पे होगा, तो 90 से आप इसको माइनस करके निकाल सकते हो। बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये। अब जो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, तो कैसे कैसे इमेज जो है प्लेन मिरर पे बनते हैं। अभी हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर क्या है, जो आप अपने घर में यूज कर रहे हो वो मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। ठीक, जरा देखिए कि प्लेन मिरर के सामने मैंने आपको बताया है कि शीशा जो है, शीशे से आप जितना दूरी पे होगे, शीशे के अंदर जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, उतनी ही दूरी पे होगी। तो शीशे से हम जितनी दूरी पे हैं, शीशे के अंदर इमेज भी क्या है, उतनी ही दूरी पे बनेगी। यानी ये आपका मिरर है बेटा, मान लीजिए मिरर से ये कैंडल आपकी रखी हुई है यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी कितनी बनेगी, एक्स डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक, ये बिल्कुल सिंपल सी बात आपको याद रखना है। ठीक, अब जो देखिए, अब जो नॉर्मली जो भी प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल तो आपको पता है कि इसके ऑब्जेक्ट के अंदर बन रही तो वर्चुअल है, ठीक है, किसी चीज के अंदर बन रही है। दूसरा इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा, तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे सीधे सीधे इमेज बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, साइज क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कितनी दूरी पे बनेगी, सेम डिस्टेंस, यानी शीशे से जितना दूरी पर आप हो उतना ही उसके अंदर बनेगी। लेकिन एक और खासियत है कि इमेज कैसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है कि जो आपका लेफ्ट है जो उसका राइट होगा, और जो आपका राइट है उसका लेफ्ट होगा। आप शीशे के सामने खड़े होंगे, आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो जो शीशे के अंदर जो आपकी इमेज है वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड उठा रहा होगा। आप करके देख सकते हो इसको। तो यानी जब भी प्लेन मिरर में आप इमेज देखोगे, इतने की पॉइंट याद रखिए, इससे बाहर यहाँ क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास बेटा दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है। एक आपके पास कौन सा मिरर है, एक आपके पास है कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है बेटा, और एक दूसरा जो आपके पास मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह के मिरर है। पहला कॉनकेव मिरर है, कह रहा है स्फेरिकल मिरर दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, ये इधर देखो, इस तरफ देखो मैंने कोटिंग कर दी है, तो इधर वाली जिस तरफ कोटिंग होती है उस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती उसके अलावा। तो इधर बाहर की तरफ कोटिंग है, नहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इधर है। तो कह रहा है कि कॉनकेव मिरर क्या है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड है, यानी ये अंदर की तरफ मुड़ा है। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो एक में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड है, एक में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड होगा तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड होगा तो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। अब दो बेसिक बातें इसमें देख लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए आपने कॉनकेव मिरर लिया, अब आपको पता है ठीक कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, एक मिनट, जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो बेसिकली होता क्या है, ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। यानी अगर हम कॉनकेव मिरर को बनाने जाएं तो किसी ने कही ये स्फीयर का ही पार्ट है। यानी ऐसे देखिए आप
कि जैसे मान लीजिए आपने एक स्फीयर ले लिया, उसको ये ठीक, बेटा एक स्फीयर ले लेते हैं, थोड़ा सा कलर का इसमें आ रहा है बार बार। आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये है, ये आपके पास मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, दिख नहीं रहा है, मैं इसमें थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ इसका। चलिए, तो ये आपके पास एक मान लीजिए हमने एक स्पेयर ले लिया। ठीक है, अब अगर हम इस स्पेयर को बेटा हम क्या करें कि इसको कट कर दें। ठीक, और हमने क्या किया, इसको ऐसे बना दिया, यानी इस स्पेयर को आपने ठीक, ये हमने हाफ पार्ट, सपोज करो इतना पार्ट हमने ऐसे अलग कर लिया, और ऐसे ही इधर भी हमने क्या किया, ठीक, ये लगभग अलग कर लिया। एक इसको सही से बन नहीं रहा बेटा, खैर चलिए मैं इसको अलग से ही बना देता हूँ, इस पे हटा ही देते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई एक स्पेयर है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्पेयर है, हमने क्या किया बेटा इसमें कि जो हमारी सरफेस है उसको ब्रेक कर दिया, कहीं ना कहीं से छोटे छोटे ब्रेक कर दिए इसके अंदर। ये ठीक है, ये आपको मुझे लग रहा है आपकी क्लियरिटी आ गई होगी। ठीक, ये आपके पास एक स्फीयर था। अब जो आपके पास सरफेस बची है, यानी जो हमारे पास पॉइंट बचे हैं यहाँ पे, ठीक, इतनी सरफेस को देखिए जरा, इस सरफेस को देखिए। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यानी एक स्फीयर से आप देख रहे हो कि एक ही स्फीयर से दोनों, एक ये आपके पास क्या मिल गया, ये आपके पास मिल गया कॉनकेव, और अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्वेक्स। यानी एक स्फीयर से ही हम एक स्फीयर को अगर दो स्लाइस में कट करते हैं तो आपको आधे में कॉनकेव और आधे में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इतना जो है क्या है, ये इतना क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। ठीक है, ये इतना आपका कॉनकेव हो गया, और ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया आपका, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक, ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक एक करके दोनों को समझते हैं हम लोग। ये कॉनकेव है आपके पास। अब जरा देखो बेटा, जो इसका जो सेंटर होगा, जो इस शीशे के ऊपर, मतलब ये जो आपने जो मिरर कट किया है, ये एक कर्व के फॉर्म में, सपोज करो ये ऐसे कर्व है एक, ये कैसा है, एक कर्व के फॉर्म में है, तो इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, उस सेंटर को हम बोलते हैं पोल। इसका जो सेंटर होगा उसको आप क्या बोलोगे, पोल। दूसरी बात, चूंकि ये किसी स्पेयर से कट किया गया है, तो स्पेयर का जो सेंटर होगा, स्पेयर का जो सेंटर होगा, ठीक है, स्पेयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जिस स्पेयर से ये कट किया गया है, उस स्पेयर का जो सेंटर बनेगा आपके, उस स्पेयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, यानी ये आपके पास क्या हो गया, पोल, ये इससे एक लाइन गई है, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ठीक है, यहाँ हमको मिल गया, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, कि जो इसका मतलब ये जिस स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, पोल क्या है, पोल इस मिरर का सेंटर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो मिरर है उसका जो सेंटर बन रहा होगा, यानी जिस स्फीयर का वो पार्ट होगा उसका जो सेंटर होगा, उसी को हमने क्या नाम दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, अब जरा देखिए, ये जो लेंथ है, यानी ये जो मिरर की लेंथ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एपरेचर। ये लेंथ क्या कहलाएगी, एपरेचर। ठीक, ये पूरी लेंथ आपकी हो गई एपरेचर। तो ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेम टू सेम अगर हम इसमें देखेंगे बेटा, इसमें तो ये यहाँ पे जो हमको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे
ये आपका हो गया पोल, ये आपका पोल हो गया बेटा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और थोड़ा सा इसको और समझते हैं। ठीक, तो ये आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसको। और एक चीज, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ये जो लाइन है, यानी जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ऐसे ज्वाइन कर रही है बेटा, ये लाइन आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ऐसे ये लाइन जो सेंटर, यहाँ भी जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है, ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अभी हम इसको और डिटेल में आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर व्हिच ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया कि वो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस की पोल की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पोल क्या है, ये जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस से सॉरी, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है वही आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, मैंने आपको अभी बताया कि कोई ये स्फीयर है जिसका ये सेंटर होता है, जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा बेटा। ठीक है, ये आपका पोल है, ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, सेम टू सेम वो कॉन्वेक्स के लिए है, ये कॉनकेव के लिए है, दोनों आप देख सकते हो। ठीक, पोल याद रखना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, इसको समझते हैं। जैसे अभी हमने लिया, ये आपके पास एक मिरर है, ये मिरर है बेटा। अब क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब जो लाइट पैरेलल, मान लीजिए कोई लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी ये लाइट देखिए, ये जो लाइट रे है ये कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जिस पॉइंट पे पास कर रही है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे, फोकस। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी वही क्या कहलाएगा, फोकस। ये आपके पास कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का है। अगर सेम चीज आप कॉन्वेक्स में बनाओगे तो बेटा देखिए कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में ये लाइट आपकी आई है ऐसे पैरेलल, अब ये अंदर जा नहीं सकती, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि इधर पॉलिश है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। ठीक, और अगर हम इसको बैक ट्रेस करेंगे ऐसे, तो बैक ट्रेस करने पर, यानी ये जो लाइट है इसको जो हम बैक ट्रेस किए, ठीक है, तो बैक ट्रेस करने पर जो जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, ठीक, ये क्या कहलाएगा, फोकस। ये आपका पोल है। खैर, तो आप दोनों चीज देख लो, तो यहाँ फोकस और यहाँ ये पोल है। अंतर क्या है दोनों में, मैंने आपको बताया था शुरू में कि यहाँ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है और यहाँ आपने इमेजिन किया है कि लाइट मीट कर रही है, और दोनों केस में लाइट कैसी है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से फोकस की डिफिनेशन हमको क्या हो गई कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करेगा वही क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है वही पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया। एक और बात देखिए कि अगर हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में हमने इमेजिन किया है कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, यानी ऐसा हमने बैक ट्रेस करके हमको मिल गया कॉन्वेक्स में। ठीक है, होता है, जस्ट इमेजिन ही नहीं है, बस वो चीज़ें हो रही है, बस आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, स्पष्ट वहाँ पे लाइट जा नहीं रही होती है, बस ऐसा अपेयर होता है कि वो चीज़ हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे यानी लाइट जिस पॉइंट पे मीट कर रही है ये फोकस है, और यहाँ ये फोकस है। अंतर आप देखिए कि इसमें फोकस इस तरफ है और इसमें फोकस इस तरफ है। ठीक, तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, focus of a concave mirror, it is a point on which principal axis where all the ray parallel to the principal axis converge.
जहाँ जो सारी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से वो कन्वर्ज हो रही हैं, उसी पॉइंट को आपने क्या कहा, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, तो इसमें इस तरह के फॉर्म में है, इसमें ये फॉर्म है। फिर कह रहा है द फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब देखो फोकल लेंथ क्या होता है, जो ये फोकस है यहाँ से बेटा जो पोल की डिस्टेंस है, जो फोकस है वहां से जो पोल की डिस्टेंस है, ठीक है, जो फोकस है वहां से जो पोल की डिस्टेंस है, यही आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, यही आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। यानी पोल से लेके जो फोकस पॉइंट आपने बनाया है, ये जो डिस्टेंस है यही क्या है आपका प्रिंसिपल, सॉरी यही क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, यही क्या है आपका फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट आर नोन एज फोकल लेंथ। ठीक, ये आपका हो गया फोकल लेंथ। यहाँ पे आपका ये फोकल लेंथ है। चलिए अब जरा देखो, रूल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रूल याद रखना कि जो हमने रिफ्लेक्शन का रूल पढ़ा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ठीक है, ये तीनों हमेशा लागू होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, हमें सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। खैर, तो रूल एक एक करके देखिए। अभी हमने आपको कॉनकेव के लिए बताया कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से। और ये जो डॉटेड दे रखे हैं ना बेटा, ये क्या है यहाँ पे, यही नॉर्मल है इस सरफेस का। आपको पता है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई लाइन सेंटर से किसी सर्कल पे ड्रॉ हो रही है तो हमेशा उस सेंटर से जो लाइन सर्कल के ऊपर जाएगी वो हमेशा उस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। याद है ना। तो यानी ये जो नॉर्मल है डॉटेड वाला, ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। और ये आपकी इंसिडेंट रे है बेटा, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, आप ये कॉन्वेक्स है, अगर कॉनकेव लोगे तो, सॉरी ये कॉनकेव है, अगर कॉन्वेक्स लेंगे बेटा तो हमको इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। और अंतर क्या है कि यहाँ आपकी लाइट जो है, ये लाइट आके यहाँ मीट कर रही है ये। ठीक, यानी आपको यहाँ पे जो लाइट है वो ये दिख रहा है, ये 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 जा रही है। ठीक है, और ऐसा हमने क्या किया, यहाँ इमेजिन किया है। ठीक, दूसरा केस है, ये पहला केस हो गया कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही पास होगा। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा आपसे कह रहा है कि अगर लाइट पहले से फोकस से पास हो रही है, समझिएगा बेटा इसको। ठीक है, यही भी बता देते हैं कि पहला केस हमने क्या देखा कि ये आपके पास मिरर है, आपकी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास हुआ इसको आपने क्या नाम दे दिया, फोकस। ठीक, ये आपका फोकस हो गया। अब दूसरा केस देखिए, इसी में आया। दूसरा केस क्या आया कि मान लीजिए ये फोकस है, मान लेते हैं कि ये फोकस है और लाइट पहले से ही फोकस से पास हो रही है। लाइट पहले से फोकस से पास हो रही, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दोनों बात समझिए कि जिसमें लाइट पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और जिसमें लाइट पहले से ही फोकस से पास हो रही है, यानी लाइट जो है आपकी ऐसे जा रही, पहले से ही फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बेटा, वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, सेम टू सेम दोनों में है। यहाँ भी क्या है, यहाँ लाइट आपकी, अब दोनों एक याद रखना कि यहाँ पे ऊपर लाइट पैरेलल थी, फोकस से पास हुई, यहाँ भी है। दूसरा क्या है, यहाँ नीचे लाइट थी, मतलब ये इससे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे थी, ये भी पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस की इस तरफ है, पैरेलल है, फोकस से ही पास होगी। तो इस केस में तो वो है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो नेक्स्ट केस है कि अगर लाइट पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और अगर पहले से फोकस से पास हो रही है लाइट, पहले से ही फोकस से पास हो रही है लाइट, यानी फोकस से होके आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जरा देखिए कि अगर लाइट कर्व होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, अगर लाइट आपकी सीधे आके सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा लाइट का, अगर लाइट सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। इसको ऐसे समझो कि हमने अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा है, अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो उसमें हमने, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक, ये आपका बेटा इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये आपका नॉर्मल है। ठीक, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है।
जरा ये सोचिए कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा। यानी अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर हमने मान लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसे ले लिया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगा, ये, ठीक। अगर ये आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि हमने और पास ले लिया इसको, ठीक, यानी अगर आपने मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को और कम ले लिया, सपोज करो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये। तो एक समय कैसा आएगा कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि मान लीजिए एंगल ऑफ ये आपकी जो लाइट है वो नॉर्मल पे आ गई, यानी यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट रे आ गई। तो अब क्या होगा बेटा, अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी आपकी, वो भी क्या होगी, इसी के ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है। यानी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर है, तो जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल कम होता जाएगा रिफ्लेक्शन भी कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि लाइट जिस प्लेन पे जा रही है जिस तरीके से, उसी रास्ते से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, नॉर्मल रे इंसिडेंट, सॉरी नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही लाइन में हो गए, नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एक ही लाइन में हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब जरा ये सोचो, यहाँ भी क्या हो रहा है, ये आपका इंसिडेंट रे है, और चूंकि ये इस पे सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि जो लाइन सेंटर से पास होती है सर्कल की जो कर्वेचर है उस पर परपेंडिकुलर होंगी सरकमफ्रेंस पे। अब जरा देखो कि चूंकि इस पे, अगर इस पे परपेंडिकुलर है, तो अब क्या होगा कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये वाला केस बन गया कि एंगल क्या हो गया इसका 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया बेटा, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे एक ही लाइन पे हो जाएंगे। तो यहाँ भी इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इसी लाइन पे चली जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअल में लाइट ऐसे आई, लेकिन लाइट अंदर जा तो नहीं सकती है, तो इसमें क्या होगा कि ऐसा अपेयर हो रहा होगा कि लाइट कैसी हो गई है। यहाँ पे मैं इस डायग्राम को बना सकता हूँ, बना दे रहा हूँ, देखिए। आप फिर से थोड़ा देखिए डायग्राम को, थोड़ा सा बनने, इस पे बेटा टच बन नहीं रहा है, खैर चलिए। तो कॉन्वेक्स का देख रहे हैं, तो मान लेते हैं ये आपके पास कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये आपका कोटिंग है, ठीक, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है। अब मान लेते हैं बेटा कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट ये होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपका, ठीक, ये आपका मान लेते हैं ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और लाइट ऐसे आ रही है कि लाइट आपकी ऐसे आ रही है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन हो ऐसे है कि अगर ये लाइट लाइट आपकी कैसे आ रही है, ऐसे, यानी मतलब कि बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, ठीक। अब जरा देखो कि होगा क्या, कि चूंकि अब लाइट ये अंदर की सरफेस कोटेड है तो अंदर तो जा नहीं सकती, ठीक, अंदर की सरफेस कोटेड है तो लाइट अंदर जा नहीं सकती। तो होगा क्या बेटा इसमें कि अब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और बिल्कुल जिस डायरेक्शन से आई है लाइट, जिस डायरेक्शन से आपकी लाइट आई है, ठीक है, जिस डायरेक्शन से लाइट आई है उसी डायरेक्शन में लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। अंतर देख समझिएगा, यहाँ पे क्या है कि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यहाँ हमको ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ, मतलब ऐसा अपेयर हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सकती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसी लाइन में वो वापस चली जाएगी लाइट, ठीक। ये आपका जो है सेकंड इसका केस है, यानी यहाँ पे पास हो रही है, यहाँ से अपेयर हो रहा है कि पास होगी, तो इसमें क्या होगा कि लाइट आपकी जिस लाइन से आई थी उसी लाइन में चली जाएगी। अब तीसरा केस है कि अगर लाइट ऑब्लिकली आ रही है, यानी तिरछी आ रही है ऐसे, ठीक है, तो अगर लाइट ऐसे तिरछी आ रही है तो यहाँ से ऐसे तिरछी चली जाएगी, यहाँ भी लाइट ऐसे आ रही तो यहाँ से इस तरह चली जाएगी, और ये आपका जो है सारे केसेस इसमें हो गए कि लाइट किस किस फॉर्म में जा सकती है, ठीक। अब जरा देखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये जो पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है हम एक करके डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके डायग्राम में, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज में कई सारे केस हैं, और एक दो केस तो पूछा ही पूछा जाएगा, मतलब 110% ये है कि ये केसेस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक। तो थोड़ा सा आप इसको डायग्राम को याद रखिएगा। केस वन,
केस 1 आपका है कि मान लेते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये पहले हम ले रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव। तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव, अब जरा देखो, तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लिया हमने। ठीक है, ये आपका, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है, गोल है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। ठीक, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। केस 1, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, अगर बेटा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट से रे कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। और पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है? ठीक, तो ये यानी अगर हमने इनफाइनाइट पे लिया है, ठीक, तो इनफाइनाइट पे अगर हम लेंगे तो हमारी जो रे है वो कहाँ से पास होगी बेटा, इनफाइनाइट वाली। ठीक, ये सारी रे आपकी इसी पॉइंट से पास होंगी, यानी ये रे पैरेलल आई, ये भी क्या हुआ, फोकस से पास हुई। ये रे पैरेलल आई, ये भी क्या हुआ, फोकस से पास हुई। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है इनफाइनाइट पे, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। फर्स्ट केस है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ याद रखिए, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। बेटा इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है फोकस पे। नेचर क्या है इमेज का, नेचर तो याद रखना है, इसमें इसमें इमेज नेचर क्या है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज क्या है बेटा, तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बेटा क्या होगा यहाँ पे, वेरी स्मॉल। ठीक, ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस देखते हैं, तो दूसरे केस में, ठीक, दूसरा केस आपके पास है, दूसरे केस को देखिए। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे, एक मिनट, ठीक, दूसरा आपका है, मान अब नेक्स्ट केस है कि ऑब्जेक्ट आपका, तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, ठीक, ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, क्या मान लेते हैं यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है हमारा। बेटा जो रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो उसी रास्ते में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, जो है यहाँ बनेगी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस याद रखना इसमें लास्ट क्या है कि जो नेचर, जो साइज ऑफ इमेज है, पहले तो याद रखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट की याद रखोगे कैसा है, बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है बेटा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या है इसका, तो नेचर है आपका इमेज का, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर बिल्कुल सेम है, वही वाला केस है। और साइज क्या है, तो अब यहाँ पे वेरी स्मॉल नहीं, जैसे यहाँ वेरी स्मॉल यह डिमिनिश था, यहाँ केवल स्मॉल है। ठीक है, तो यानी साइज आपका क्या लिखोगे, साइज ऑफ इमेज क्या है, तो यहाँ पे केवल स्मॉल हो गया। बेटा यहाँ क्या था, वेरी स्मॉल या हाईली डिमिनिश या डिमिनिश कह सकते हो, यहाँ पे क्या है, स्मॉल साइज का है। ऐसे आपको इमेजेस का याद रखना है एक एक करके। ठीक, तो पहला यहाँ पे, ठीक, ये आपका, ये के केस यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इमेज कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी डिमिनिश है या स्मॉल साइज कह दीजिए। तो इसमें इन्होंने हाईली डिमिनिश लिखा है, तो यहाँ पे डिमिनिश है ये, क्योंकि ये पॉइंट साइज है। अब जो देखो कि हमने जो यहाँ पे बनाया है वो कैसा बनाया था, सीधे बनाया था। अगर आप तिरछा ले रहे हो, यानी इस केस को समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। हमने क्या किया, लाइट को पैरेलल लिया, तो ये यहाँ पे इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। इन्होंने क्या किया है, ठीक, इन्होंने जो है लाइट को पैरेलल ना लेके ऑब्लिकली लिया ऐसे, तब भी आपको रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगी, वो फोकस पे ही बनेगी। तब भी इमेज जो है बहुत ही पॉइंट साइज, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज जो है बेटा वो पॉइंट साइज ही बनेगा।
ठीक। अब जरा देखिए, तो ये था अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बता देते हैं आपको, जैसे मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो राइट ऐसे पैरेलल जाएगी, और जो रे पैरेलल गई हो कहाँ से पास होती है, फोकस। दूसरा, अगर ये लाइट पहले से फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, और थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है बेटा, ठीक। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो इमेज बनेगी वो, ठीक, एक मिनट, ये आपका है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगी बेटा। दूसरे में ये लाइट पहले से फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी, और ये आपकी सुंदर सी इमेज बन गई। तो ये जो है ऊपर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये नीचे क्या है, ये इमेज है। तो जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन गई, ठीक है। और कैसा है, तो रियल और इन्वर्टेड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही है बेटा, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आ गया है, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आ गया है, यानी अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, यानी ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक। इधर बता देते हैं आपको, ठीक। तो ये आपका फोकस है, ये आपका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा। लाइट पैरेलल होगी तो ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इस तरह हो गया। अगर यहाँ भी हमने क्या किया, लाइट को ऐसे भेजा ऑब्लिकली, एक चीज थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हमने क्या किया बेटा, फोकस को थोड़ा पीछे बना दिया, हाँ, तो इसमें देखिए कि आपके पास कॉनकेव है बेटा, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहाँ बन रही है, तो ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो लाइट पैरेलल गई बेटा तो ऐसे पास हो जाएगी। अगर हमने लाइट को हमने ऑब्लिकली ले लिया ऐसे, तो ये क्या होगा, ये आपकी लाइट जो हमने ऑब्लिकली लिया है, ठीक। तो अगर ये मान लेते हैं कि लाइट ऐसे गई और कुछ ऐसे लग रही है कि वापस जो आएगी ये कहाँ से आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये लाइट ऐसे जा रही है, ठीक। तो ये दोनों आगे जाके मीट करेंगे बेटा, जहाँ पे वहीं पे इमेज बन जाएगी, ठीक। तो यहाँ यानी ये केस क्या था, ये वाला था, जैसे यहाँ पे फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइट आपकी ऐसे गई इधर। अब यहाँ जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, ठीक है। इसके बाद का केस देखिए, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो लाइट आपसे ऐसे गई और पैरेलल चली गई, और लाइट ऊपर से जाके पैरेलल चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि इमेज जो है बहुत बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। और ऑब्जेक्ट जो आपका है वो कैसा है, फोकस पे है, और इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे, और इमेज अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। लास्ट केस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है, यानी अगर हमको जो ऑब्जेक्ट दे रखा है कैसा दे रखा है, फोकस और पोल के बीच में है। मैं इसका इमेज बना देता हूँ आपका, एक, एक मिनट को उधर बनाते हैं, तो इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। यानी ये है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब जब देखो कि ये आपका क्या है, फोकस है बेटा, ये सॉरी ये पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब बेटा क्या होगा कि अगर लाइट यहाँ से पैरेलल गई तो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। अगर लाइट ऑब्लिकली गई ऐसे, तो ये क्या होगा, अगर लाइट आपकी ऑब्लिकली इस तरह गई तो ये ऐसे पास हो जाएगी, ठीक, कुछ ऐसे जाएगी। तो हमने जब इसको बैक ट्रेस किया, ऐसे बैक ट्रेस किया ऐसे, देखा कि ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। तो दोनों रे, यानी ये रे
तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट की, तो इमेज आपको कहाँ मिल जाएगी, इस जगह इमेज मिलेगी। ठीक, यानी अगर हम इसको इमेज देखें तो इमेज हमारी ये आपको इमेज मिल रही है। एक ये केस है बेटा जिसमें इमेज कैसी बन रही है, इमेज इसमें वर्चुअल मिलेगी। तो लास्ट केस में इमेज आपकी कैसी हो जाएगी, इमेज जो है बिहाइंड द मिरर मिलेगी, यानी मिरर के इस तरफ, ठीक है, मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज मिलेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बार मैं जरा इसको कंक्लूड करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहीं से याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और सारे पॉइंट आपको यहीं पे याद रखोगे। 2-3 पॉइंट यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ठीक, अब मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, जरा इस पूरे टॉपिक को जरा समझो आप। सपोज करो ये कॉनकेव का है, ये आपका कॉनकेव है, हम क्या, ये आपका फोकस है, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर इनफाइनाइट है। पहला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ था इनफाइनाइट पे, और इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे, पहला केस। ठीक है, ये वन केस हो गया, पहला केस यही था बेटा। ठीक है, दूसरा केस क्या था, दूसरा केस क्या था यहाँ पे, तो अगर दूसरे केस की बात की जाए तो दूसरा केस जो आपका था कि दूसरा केस ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था दूसरे केस में, ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। ठीक है, ये आपका दूसरा केस है, ये आपका दूसरा केस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब देखिए तीसरा केस क्या था, तो तीसरा केस अगर आपको याद हो, याद तो होगा ही आपको। ठीक है, तो तीसरा केस बेटा जो था आपके पास वो क्या था कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर के लिए ही दिक्कत होती है हमारे पास, जब भी दिक्कत आई है आज तक। ठीक है, तो अगर तीसरा केस है, अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा मान लेते हैं। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ये आपका तीसरा केस है। चौथा केस क्या था बेटा, अब यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। तो चौथा केस क्या था कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे होगा यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में दिख रहा है आपको, दिख तो रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ बन रही है, अब इमेज बन रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इमेज आपकी यहाँ बन रही है, इमेज आपकी यहाँ बन रही है बेटा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपकी इमेज बन रही है, ये आपकी इमेज बन रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बाद का केस देखिए, तो इसके बाद अगर हम देखें बेटा, ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो इसके बाद, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, फोकस पे है। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है बेटा, फोकस पे है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, फोकस पे है। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, फोकस पे है। ठीक है, और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बेटा इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे। ठीक, इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बन रही है। तो ये पहला केस था 1-1, फिर 2-2, फिर 3। अब 3 में बेटा दोनों ऊपर एक ही जगह हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये केस आपका 4 हुआ, ये 4 हुआ, 4 हुआ। ये केस आपका कौन सा है, 4 है। तो ये भी केस कौन सा है, ये भी 4 का ही बन रहा है, ये 4 है। ठीक, अब नेक्स्ट केस हमारा 5। 5 केस हमारा जो बना है बेटा वो कौन सा बना है, तो 5 वाला केस ये है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, फोकस पे। ठीक है, और इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे। ठीक,
ध्यान देना है कि 3 वाले केस को आपको याद रखना है कि 3 में दोनों एक ही जगह हैं, ठीक। और लास्ट केस आपका क्या है, लास्ट केस, तो लास्ट केस अगर हम देखें तो लास्ट केस हमारे पास जो है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लास्ट केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है ऑब्जेक्ट, कहाँ पे है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इधर बन रही है, इधर भैया, इधर अंदर, तो इमेज बन रही है इधर, तो कैसी बन रही है, बड़ी सी इमेज बन रही है। और सबसे जरूरी बात बेटा, इमेज तो बड़ी बन रही है, इधर बन रही है, लेकिन इमेज वर्चुअल बन रही है। अब जरा इन सभी केस को देखो, एक जगह ऐसे बना लीजिए, चिपका दीजिए घर में कहीं पे, ये भूलोगे नहीं। 1 पे है तो 1 पे यहाँ पे बन रही है, 2 यानी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे आएगा इमेज वैसे वैसे पीछे जाएगी। पहली चीज, ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है तो इमेज कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। ऑब्जेक्ट जैसे इमेज जैसे जैसे पीछे जाएगी, इमेज का साइज क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। इमेज जैसे जैसे पीछे जाएगी, इमेज क्या होगी, बड़ी होती जा रही है, ठीक है। लास्ट केस क्या है, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। एक दो पॉइंट यहाँ पे और याद रखिएगा कि हम ऑब्जेक्ट को जैसे ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लाने का है और इमेज पीछे जा रही है, चेंजेस जो है नॉन यूनिफॉर्म है। यानी ऑब्जेक्ट जब शुरू में कैसा है कि ऑब्जेक्ट आपका ज्यादा आगे आ रहा है, तो इमेज थोड़ा सा आप सोचिए कि आप इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंच गए, इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंच गए, लेकिन इमेज कहाँ हुई, फोकस से केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंची है। तो जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आने में और इमेज के जाने में जो चेंज है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये बेसिक पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। हम बिल्कुल ये आपको कीवर्ड्स बना लीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा, इमेज क्या होगी, पीछे चली जाएगी, ठीक, ठीक है। अभी इसमें जो है कॉन्वेक्स को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अभी आ जाए, कॉन्वेक्स को पहले समझ लेते फिर आते हैं यहीं पे डिस्कस करने। बेटा ये चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कि इनफाइनाइट, ये सारे अभी हमने आपको बता दिए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक करके, या आप ध्यान रखिएगा। है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, तो आपको पता ही है कॉनकेव मिरर सेविंग में हम यूज कर रहे हैं, सेविंग के लिए। और याद रखना, जब भी हम कॉनकेव मिरर को फेस देखने के लिए यूज कर रहे हैं, सेविंग के लिए देख रहे हैं, सेविंग में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो मैग्नीफाइड कर दे रहा है, ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दे रहा है। दूसरा, जब हम उसको पास लेते हैं ना बेटा, वो जूम करके दिखा रहा है, आपको बड़ा करके दिखा रहा है, तो सेविंग में जो है आसानी रहेगी, ठीक। तो सेविंग में यूज करते हैं बेटा, टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट के लिए यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहीं पे याद रखें, जो व्हीकल है उसके जो हेडलाइट में लगेगा, हेडलाइट में वो क्या होगा, कॉनकेव होगा, लेकिन जो बगल में लगा है, जो साइड व्यू मिरर है, वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। याद रखना, आगे आएगा ये चीज। तो हेडलाइट में कॉनकेव है, साइड व्यू में क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक। यूज टू डिटेक्ट द गेट अ लार्ज इमेज, जहां भी हमको लार्ज इमेज चाहिए वहां पे यूज करते हैं। सोलर फर्नेस में भी इसका यूज है, ठीक है, सोलर फर्नेस में इसका बहुत धड़ल्ले से यूज है। नेक्स्ट आपके पास है कि कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केस हैं। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस पे बनेगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट से लेके पोल तक कहीं भी है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेके पोल तक कहीं भी है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। केवल 2 केस है, केवल 2 ही केस है, इसमें तो याद नहीं रखना है कुछ। इसमें हमेशा कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। इसमें हमेशा इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पेज का, ठीक है, कि जब हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स में क्या है, मान लेते हैं ये आपकी इमेज है, ये सॉरी मिरर है, तो कॉन्वेक्स में, ठीक, पहला केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी भैया फोकस पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कैसी बनेगी, फोकस पे, और इमेज कैसी बनेगी, छोटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस पे, इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। और दूसरा केस क्या है कि अगर इनफाइनाइट से लेके पोल के बीच में कहीं भी हो, इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं भी हो, इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं भी हो, ठीक है बेटा, ये 1 था तो ये भी 1 था, ये आपका 2 वाला केस है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो बेटा, इनफाइनाइट से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज जो है फोकस और पोल के बीच में बनेगी, हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी, ठीक है। इमेज आपकी हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है और यहाँ इमेज का मूवमेंट, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेके पोल तक कहीं भी आ जा रहा है, और इमेज बहुत छोटी सी डिस्टेंस मूव कर रही, बहुत छोटी सी, कहाँ, फोकस से लेके पोल तक, फोकस से पोल तक, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, इसमें हमेशा जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी,
वर्चुअल बनेगी, पहली पॉइंट। दूसरा, हमेशा हमेशा कसम खा लो इसकी इमेज छोटी बनेगी, हमेशा इसमें इमेज ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा, कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। तभी तो आप देखो साइड व्यू में क्यों यूज कर रहे हैं, इतनी बड़ी रोड को छोटा करके दिखा दे रहा है। अगर ये इमेज बड़ा सा बनाने लगेगा तो क्या होगा, ज्यादा डिफरेंस आएगा। एक चीज और याद रखना, देखिए जब आप साइड व्यू मिरर देखते हो उसमें लिखा होता है कि आपको, अगर आपने पढ़ा होगा कि आप देखो कि ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है और इमेज का मूवमेंट उस हिसाब से क्या है, बहुत छोटा है। तो हो सकता है आप साइड व्यू में जो देखो इमेज आपको बहुत पास ना दिखे या बहुत पास दिखे, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या हो, दूर हो। क्या हो सकता है इमेज आपको दूर दिख रही हो, ऑब्जेक्ट पास हो। ठीक है, तो उसमें लिखा होता है कि अगर ऑब्जेक्ट, जिस तरह ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, जो इमेज शो हो रहा है, वो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी वेरिएशन है उसमें। खैर इतना तो आपको उसमें नहीं जाना है, बस याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर साइड व्यू में यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर जो हम यूज करते हैं कहाँ यूज करते हैं, फ्रंट में। ठीक है, हेडलाइट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। ठीक, अब आपका है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज। तो मैंने आपको बताया, आप देखोगे आरडीएसओ में लगा है इतना। ठीक है, ये कई जगह लगा हुआ है। तो इस तरह कॉन्वेक्स मिरर का यूज है, और इसको यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के लिए। ठीक है, ये बड़ी चीज को छोटा करके दिखा देता है, तो इसलिए इसका यूज बहुत वास्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर है साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन, बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको मैं गिन के छोटी सी दो बात बताऊंगा। उस छोटी सी बात आपके लेवल पर, ट्वेल्थ में हो सकता है वेरी करे, आप जिस क्लास में हो उस हिसाब से ये बहुत छोटा है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे आराम से कर लोगे। ठीक, तो क्या है, जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भाई वही है कार्टेशियन प्लेन, और कुछ नहीं है। तो ये आपके पास कॉनकेव है, ये कॉनकेव है। ठीक बेटा, अगर मान लो कि ये आपका ओरिजिन है, तो अगर हमने ओरिजिन याद रखिए, तो ये अगर ओरिजिन था तो इस तरफ आपका क्या होता था। ठीक, ये आपका ओरिजिन है बेटा, तो इस तरफ क्या होता था, इस तरफ होता था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर क्या होता था, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ क्या होता था, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ क्या होता था, नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसे। तो जो पोल से जो डिस्टेंस इस तरफ होगी, पोल से जो डिस्टेंस इधर होगी, इसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव। पोल से जो डिस्टेंस इस तरफ होगी उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव। पोल से जो डिस्टेंस ऊपर की तरफ होगी उसको क्या लोगे आप, पॉजिटिव। और पोल से जो डिस्टेंस नीचे की तरफ होगी उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे अभी देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे अब मान लिया अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स ऐसा है, लेकिन यहाँ भी सारे केस वही हैं कि जो चीज इधर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव पोल से, और जो पोल से इधर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। जो पोल से ऊपर की तरफ होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव, और जो पोल से नीचे की तरफ होगा ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक छोटी सी बात समझो कि जैसे कि सिंपल सी बात है, अभी हमने जैसे केसेस पढ़े, तो एक केस कॉनकेव का ले लेते हैं, एक केस कॉन्वेक्स का। जैसे कॉनकेव है और ये हमारा कॉन्वेक्स है। चला, ये कॉनकेव है बेटा, इसमें फोकस किधर पड़ेगा बताइए, तो फोकस यहाँ पड़ेगा क्योंकि इस तरफ कर्व है, ये है। तो इसमें फोकस किधर पड़ेगा, इसमें फोकस किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा क्योंकि कर्व इधर है। ठीक, और मैंने आपसे क्या बताया है कि फोकस कैसा होता है, तो इसका फोकस क्या होगा बेटा, इस पोल से इस तरफ की डिस्टेंस कैसी लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। यानी हमेशा कॉनकेव, कॉनकेव का फोकस हमेशा कैसा होगा, तो कॉनकेव का फोकस हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ये इस तरफ है। और कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होगा हमेशा, तो कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स के केस में हम लोग फोकस क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव, और कॉनकेव के केस में फोकस कैसे यूज करेंगे, निगेटिव। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया नहीं साइन कन्वर्जन की, जो इधर है वो पॉजिटिव, जो इधर है पोल से वो नेगेटिव। तो पोल से, अगर पोल से आप इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, और पोल से आप अगर इधर जाओगे तो नेगेटिव। उल्टा बता दिए, पोल से इधर जाओगे तो नेगेटिव और पोल से इधर जाओगे तो पॉजिटिव। बस ये बात याद रखनी है, इतना ही याद रखना है, आराम से कर लोगे आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मिरर फार्मूला आपके पास यही है, सुंदर सा फार्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। मैं एक बार बता देता हूँ, फिर से एक लेते हैं कॉनकेव। अच्छा, इमेज थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, हाथ हाथ नजर लग गई है, हाथ सही से। ये आपके पास कॉनकेव है, ये कॉनकेव है। अब जरा देखिए,
मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी, ठीक है, यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, ठीक, और ये हमारा है फोकस। तो जो ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस होगी, जो ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस होगी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। जो इमेज से पोल की डिस्टेंस होगी बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। और जो फोकस से पोल की डिस्टेंस होगी, इसको रिप्रेजेंट करोगे एफ से। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस यू, इमेज से पोल की डिस्टेंस बी, और फोकस से पोल की डिस्टेंस एफ, यही तीनों है। अब कॉन्केव में फोकस क्या होगा बताओ? अभी जस्ट पीछे बताए हैं। तो कॉन्केव में फोकस निगेटिव है और कॉन्वेक्स में फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, बस ये छोटी छोटी बातें याद रखिए। और ऑब्जेक्ट में बस ऑब्जेक्ट का भी अगर आप चाहो तो याद रखो, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी अगर ऑब्जेक्ट देखो तो सारे केस में लगभग दोनों मिरर में, दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? निगेटिव है। आप देख लो कोई में, क्योंकि सब में क्या होगा भैया, इसमें भी ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा। ठीक, और अगर आप कॉन्केव भी उठाओगे तो इसमें भी ऑब्जेक्ट आपका कैसा रहेगा? कॉन्केव में भी ऑब्जेक्ट किधर रहेगा बेटा? कॉन्केव में भी ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, तो इसमें भी क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो चूंकि दोनों में, यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में ऑब्जेक्ट कैसा है? निगेटिव है। ठीक, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि किसी किसी चीज को मैग्नीफाइड करना, यानी बड़ा करना। अब यहाँ तीन चीज है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस बी बाई। अगर किसी चीज का, अब देखिए मैग्निफिकेशन दो बात बताएगा आपको। मैग्निफिकेशन हमको दो बात बताता है। पहला, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। यानी अगर इस m के आगे m की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव, तो इमेज कैसी बन जाएगी? वर्चुअल। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी बन जाएगी? अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी बन जाएगी? रियल। और जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधा। तो जो वर्चुअल होगा वो कैसा होगा? इरेक्ट होगा। और जो रियल है, रियल वो कैसा होता है? इन्वर्टेड। ज्यादातर केस में, लगभग हर केस में हो जाता है। ठीक है, सभी केस में ही होता है। अब दूसरी बात देखिए, मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है कि अगर, देखिए फार्मूला क्या है मैग्निफिकेशन है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा अगर m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है, यानी मैग्निफिकेशन 1 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, यानी ये केस। ठीक है, यानी जैसी इमेज होगी वैसे ऑब्जेक्ट बनेंगे। और अगर मैग्निफिकेशन बेटा, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, m की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी आप क्या कह सकते हो कि m इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, तो ये इधर चला गया। यानी आप कह सकते हो क्या हुआ कि हाइट ऑफ इमेज अब क्या होगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो यानी मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। और अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? फिर से वही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये वैल्यू 1 से छोटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हाइट ऑफ इमेज अब क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा। यानी m की वैल्यू क्या बताती है? अगर m पॉजिटिव है या नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अलग है, 1 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 अलग है। तो पॉजिटिव से आपको क्या पता चलेगा कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, यानी m की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमको क्या पता चलेगा कि इमेज वर्चुअल हो या रियल हो। ठीक है, तो पॉजिटिव से इमेज वर्चुअल और नेगेटिव से इमेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? रियल। यानी m की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वर्चुअल और रियल पता चल गया। अब m की वैल्यू 1 के बराबर है, तो जैसे हाइट होगा इमेज की वैसे हाइट होगा ऑब्जेक्ट का। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज छोटा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, बहुत ही अद्भुत चीज।
अब देखो इतना हमने हो गया है रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन वाला देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो आपके पास है, ठीक है, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन को हमने आपको शुरू में बताया था बेसिक बात इसमें, कि रिफ्लेक्शन में कि जैसे है क्या है कि अगर लाइट किसी सरफेस पे आती है, जैसे मान लीजिए इस मीडियम से लाइट गई यहाँ से इसमें, तो अगर इस मीडियम से इसके अंदर चली जाए लाइट, इसके अंदर इंटर कर जाए, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर कर जाए, तो हम कहेंगे फिनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगी वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और जहाँ लाइट एक मीडियम में जाए और सरफेस पे हिट करने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाए जिस मीडियम से गई थी, तो हम उसमें क्या कहेंगे, क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है, ठीक है। दूसरा कि जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, जहां भी रिफ्लेक्शन होगा वहां लाइट अपने पाथ से चेंज होगी, यानी लाइट का जो पाथ है बेटा वो क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। तो लाइट जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट का पाथ क्या होगा, चेंज होगा, यानी लाइट क्या करेगी, जिस पाथ से जा रही है उससे बेंड करेगी, ठीक है। एक एक केस पढ़ेंगे अभी। तो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it travel one medium to another medium it is called refraction, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एक बात सोचिए कि लाइट के पाथ चेंज हो क्यों रहा है, ठीक है, लाइट का पाथ चेंज हो क्यों रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसका पाथ चेंज होता है, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। मीडियम क्या होता है, तो बेटा दो तरह के मीडियम होते हैं, ठीक है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक है। हमारे हिसाब से दो मीडियम होंगे, एक रेयर एक डेंसर, ठीक है। रेयर मीडियम क्या है, जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, और डेंसर मीडियम क्या है, जिसके मॉलिक्यूल पास पास है। सपोज करो जो लाइट है वो हवा से पानी में जा रही है, एयर से पानी में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है। तो अगर लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो एयर जो है वो क्या है, एयर क्या है बेटा यहाँ पे, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। क्यों, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल कैसे हैं बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल पास पास हैं और एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। सपोज करिए, यानी यहाँ पे रेयर और डेंसर आपको क्लियर होगा। दूसरी बात समझो कि मान लीजिए लाइट जो है वो वाटर से शहद में जा रही है, ठीक है, पानी से हनी में जा रही है, या पानी से शहद में जा रही है, ठीक। तो अगर लाइट पानी से शहद में जा रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है आपका वो कैसा मीडियम है, वाटर कैसा मीडियम है, ठीक है। अब वहाँ पे यहाँ वाटर कैसा हो जाएगा, रेयर। क्यों, क्योंकि अब वाटर के मॉलिक्यूल शहद के कंपेरिजन में, हनी के कंपेरिजन में वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे होंगे, ज़्यादा पास नहीं होंगे। तो यहाँ पे वाटर जो है वो कैसा मीडियम हो गया, रेयर हो गया, और हनी क्या है, वो डेंसर मीडियम है। यानी रेयर और डेंसर डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है, हमेशा कोई फिक्स नहीं है कि हम इसी को रेयर इसी को डेंसर लेंगे, आप मीडियम को देख के फैसला लोगे, ठीक। तो सपोज करिए यहाँ पे 3 केस लेते हैं, ठीक। अब जरा देखो, तो यहाँ पे अगर हम 3 अलग अलग केस ले रहे हैं, एक मीडियम एक है, तो यहाँ पे एक एक मिनट बेटा, तो पहला केस लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं आपके पास दो मीडियम है, ठीक। थोड़ा सा लिखने की दिक्कत आती है, ठीक। एक मिनट इसमें पॉज करते हैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर, आगे शुरू करते हैं बेटा। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास है, और ऊपर आपका जो मीडियन है इसको ले लेते हैं कि मीडियन आप किसी में म्यू लिया है, किसी में एन लिया है, आपकी जो मर्जी आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमने इस मीडियम को ले लिया n1, ये मीडियम क्या है, n2 है, यानी इस लाइन के ऊपर मीडियम जो है n1 है, इस लाइन के नीचे जो मीडियम है वो n2 है, ठीक। और बेटा ये हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस पे, ठीक। तो नॉर्मल आपके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक। ये आपका नॉर्मल, यहाँ भी हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, काम आएगा हमारे लिए, और यहाँ भी हमारा नॉर्मल ये हो गया, ठीक। अब जरा देखो, मान लेते हैं बेटा ये आपके पास, ठीक, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, चलिए तो शुरू करते हैं कि, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है,
अब जरा यहाँ देखो कि हमने जो मीडियन 1 लिया, ये मीडियन कैसा है, रेयर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम, ये आपका कैसा है, डेंसर मीडियम। सब में मीडियम 1 आपका रेयर होगा, यानी यहाँ भी आपका जो मीडियम 1 होगा ये आपका क्या होगा, N1, ये आपका रेयर मीडियम, ये आपका कैसा है, डेंसर मीडियम। ये भी आपका कैसा है, N1 रेयर मीडियम, N2 आपका कैसा है, डेंसर मीडियम। तो जहाँ भी N1 होगा ये रेयर मीडियम होगा, जहाँ N2 होगा ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो एक आपके पास रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो हम पहले क्या देख रहे थे कि लाइट आपके रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक। तो जब आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक, तो ये क्या होगा, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। अब रेयर मीडियम क्या है कि यहाँ पार्टिकल क्या है, दूर दूर है, यहाँ पार्टिकल क्या है, पास पास में है, ठीक। तो लाइट क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, तो ये लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक। जब भी आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी बेटा, इधर नॉर्मल है उधर बेंड हो जाएगी, ठीक। ये आपका नॉर्मल है, ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड, याद रखिए यहाँ रे कैसा है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक। और ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक। तो जब भी लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। दूसरा केस, अब दूसरा देख लीजिए, हम मान लेते हैं कि लाइट आपकी जो दूसरे में है, कि इसको ले लेते हैं आपको, ये आपका मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है इस बार, ठीक। ये आपका हो जाएगा मीडियम 2, यानी यहाँ पे ये मीडियम कैसा है, डेंसर, और ये कैसा है, रेयर। तो अब लाइट आपकी क्या है, डेंसर से रेयर में जा रही है। ये कैसा था, रेयर से डेंसर में जा रही थी, अब कैसा है, डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर बेटा लाइट आपकी डेंसर से रेयर में जाएगी, ठीक, अगर आपकी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये अबे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, इट्स बेंड अबे फ्रॉम द, ठीक। यानी आपकी जो लाइट थी बेटा, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। तो ये इंसिडेंट रे थी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और लाइट आपकी क्या कर रही है, जो नॉर्मल है इससे क्या है, दूर जा रही है। तो यहाँ पे क्या था कि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। और तीसरा केस अगर आप देखो, तीसरा कि अगर मान लेते हैं कि लाइट बिल्कुल सीधे, यानी जो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, जो आपका नॉर्मल है, आपकी लाइट बिल्कुल उसी के ऊपर आ रही है, ठीक है। जो आपका नॉर्मल है, लाइट आपकी उसी के ऊपर आ रही है, ठीक। यानी जो नॉर्मल है उसी के ऊपर लाइट आ रही है, बिल्कुल लाइट आपकी सीधे आ रही है, ऐसे मान लेते हैं लाइट आपकी हमारी जो है यहीं से सीधे आ रही है इसी के ऊपर, ठीक। तो अगर लाइट बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी, ठीक, ऐसे, तो लाइट बिना अपने पाथ से डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाएगी बेटा। यानी लाइट अगर ऐसे आ रही तो बिना अपने पाथ से डाइवर्ट हुए ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। इन केस में देखिए, यहाँ रेयर से डेंसर जा रही है तो लाइट किधर हुई, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ रेयर से डेंसर जा रही तो बेंड अबे, सॉरी यहाँ डेंसर से रेयर जा रही तो बेंड अबे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ क्या हुआ कि लाइट सरफेस पे परपेंडिकुलर थी तो सीधे चली गई। ये तीन केस है, यहाँ पे तीन केस हमारे पास बन रहे हैं, तीनों का है, ठीक। अब ये देखिए आप, यहाँ पे जो इसके लॉज हैं उसको भी आगे हम देखेंगे। ये केस याद रखिएगा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अब एक बात आता है कि हो क्यों रहा है ऐसा, बेंड क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, मतलब लाइट अपने पास से क्यों चेंज हो जा रही है। इसको ऐसे समझो कि लाइट की वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। क्यों, जैसे जो रेयर मीडियम है वहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर है तो लाइट को चलना आसान है, लाइट के पार्टिकल को मूव करना आसान है। लेकिन जैसे वो डेंसर में जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, पास हो गए, तो अब लाइट को अपोज करेंगे, तो इससे लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो लाइट की वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से, यानी लाइट की स्पीड में चेंज होने की वजह से ये फिनोमेना होता है। जो मेन रीजन है रिफ्लेक्शन का वो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक। तो ये पहले आपके पास क्या है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसमें क्या है कि आपकी जो लाइट आ रही है इंसिडेंट, और ये इंसिडेंट रे, यानी यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ लाइट आई और अपने पाथ से क्या हुई, डाइवर्ट हुई और किधर मुड़ गई। बेटा आप ये सोचो कि अगर अगर ये लाइट अपने पास से डाइवर्ट नहीं होती तो ये क्या जाती, ये ऐसे जाती है लाइट, ठीक। अगर ये अपने पास से डाइवर्ट नहीं होती तो ये लाइट कैसे जा रही होती, ठीक। ये लाइट
ऐसे जा रही होती बेटा, अगर अपने पास से डाइवर्ट नहीं होती तो ये लाइट आपकी ऐसे जा रही होती, ऐसे जा रही होती। ठीक, अगर यहाँ भी अपने पास से डाइवर्ट नहीं हुई होती लाइट, तो लाइट कैसे जा रही होती, ऐसे। ठीक, यानी अगर ये लाइट अपने पास से डाइवर्ट नहीं होती तो लाइट आपकी कैसे जाती, यहाँ अगर लाइट अपने पास से डाइवर्ट नहीं होती तो ये लाइट भी क्या करती है, ऐसे जा रही होती है, ऐसे। ठीक, तो अब दोनों केस में देखो, तो यानी ये लाइट जा ऐसे रही होती, तो इसको क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी लाइट अपने पास से कितना डेविएट हुई, एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इस पे अभी हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डेल से डिनोट करते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से डिनोट करते हो, एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेल की वैल्यू क्या होगी, तो डेल की जो वैल्यू होती है, डेल की वैल्यू इस केस में आई माइनस आर, डेल की वैल्यू इस केस में क्या होगी, एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में क्या होगा बेटा, तो आई माइनस आर। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो डेल होगा वो क्या होगा, आई माइनस सॉरी आर माइनस आई। इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा क्या होगा, ये होगा आर माइनस आई। ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझ लीजिए, आप लोग मैथ पढ़ रहे हो बेटा, ये एंगल आई है तो ये पूरा जो एंगल होगा ये वाला, ये भी तो आई होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये आई तो ये भी आई हो जाएगा, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आई हो जाएगा ना। और ये टोटल हमारा कितना है बेटा, ये टोटल आर है, तो इस आर से अगर हम इस, ये टोटल आर है, ये पूरा कितना है, आर है, और हमने ये जो बना दिया इसको सपोज करो हमने आई ले लिया, तो अब ये एंगल क्या हो जाएगा, आर से आई माइनस कर दोगे। यहाँ देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल यहाँ भी क्या होगा, आई हो जाएगा। अब इस आई से अगर हम आर माइनस कर देंगे ये वाला, तो हमको डेल मिल जाएगा। तो दोनों में अलग अलग है, और यहाँ पे क्या है कि लाइट सीधे आ रही तो बिना अपने पास से डाइवर्ट हुई चली जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गिवन दैट द इंडिकेट दैट refractive index of medium gives an indication of light bending ability to that medium। ठीक है, कि जिसने जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट उस मीडियम में उतना ज़्यादा बेंड करेगी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज़ बताता है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लाइट उसमें इतना ज़्यादा बेंड करेगी, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि जिस मीडियम का जितना ज़्यादा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना टाइम वेलोसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझिए आप। ठीक है, जिस मीडियम में जितना ज़्यादा जितना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतने टाइम वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N2 ये लिखते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक, चलिए एक करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी मैं इस चीज़ को फिर से आता हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ चला गया, हाँ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, पहला कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में यहाँ भी दो लॉ हैं, जो दूसरा है वो दोनों में सेम है। क्या है दूसरा, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन ए सेम प्लेन, ये तो सेम है। जो पहला था वहाँ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बेटा देखिए क्या हो गया है, तो यहाँ पे जो है, ठीक, इंसिडेंट रे, ये तो लॉ सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। यहाँ जो दूसरा है वो क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, और इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया आपने, इस कांस्टेंट को आपने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, जरा इस चीज को समझते हैं यहीं पे, और उस पेज पे फिर से चलते हैं जो हमने बनाया है अभी। ठीक, इस पेज पे हम आते हैं। यहाँ पे देखो, अब जरा देखो कि अभी हमने क्या पढ़ा, कि अभी हमने पढ़ा बेटा कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा यहाँ पे देखिए, हम इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखा है। जैसे जिस मीडियम में लाइट जा रही है, ठीक है, यहाँ पे एक स्नेल लॉ है, ठीक है, इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं। याद रखिए कि जो लास्ट लॉ है, यानी जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है? कांस्टेंट है, इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं। तो इसे भी याद रखना कि स्नेल लॉ है। खैर, हम यहाँ पे जो बताना चाह रहे थे, देखो आप कि जिस मीडियम से लाइट जा रही है, जिस मीडियम से लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम का एंगल साइन के साथ, इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम का एंगल साइन के साथ। ठीक, n1 ये मीडियम 1 है और जिससे लाइट जा रही है इंटू साइन आई, n2 यानी मीडियम 2 इंटू साइन आर। ठीक है, तो n1, अब जब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, और बेटा ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? n2 अपॉन n1। मैंने आपको बताया कि साइन आई अपॉन साइन आर जो कांस्टेंट है ये क्या है, तो ये n2 अपॉन n1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। बेटा जिसमें जा रहा है उसके रेस्पेक्ट उसकी बात होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लाइट 1 से 2 में जा रही है तो उसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो साइन n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा? n21। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कई कई बुकों ने ऐसे भी लिखा है। ठीक है, कई कई बुकों ने ऐसे भी लिखा है। याद रखना कि जो n के पास में लिखा है उसमें लाइट जा रही है, ठीक है, और जो n से दूर लिखा है, अलग अलग लिखा है, उससे लाइट जा रही है। तो जिसमें लाइट जा रही है वो और जिससे लाइट जा रही है वो दोनों अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो n21, ठीक है, n21 क्या हो जाएगा कि लाइट जिससे जा रही है और जिसमें जा रही है। खैर, तो पहला साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2 अपॉन n1, और n21 ये क्या है? ये इस तरीके से, इसी ये जो है, ये जो लिखा है इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो जैसे साइन अपॉन साइन आर, याद रखना कैसे आया ये, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम से, जिस मीडियम से लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम का एंगल साइन के साथ, इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम का एंगल साइन के साथ। तो साइन आई इंटू साइन, सॉरी, n1 साइन आई इजकल टू n2 साइन आर। अब साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा बेटा? n2 अपॉन n1, और इसको क्या लिख सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको क्या रख सकते हैं? ये आपका 1 2 है, ये भी 1 2 है। ठीक, एक चीज और देखो, इसको थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे। तो यानी हम इसको, इतने को एक सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n21 या n2 1 इधर लिख सकते हो, या n21 इस तरह लिखा जा सकता है। और इसको आप क्या लिखते हो? इसको लिखते हो n2 अपॉन n1। मतलब n2 अपॉन n1 लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। एक चीज ध्यान रखना, n2 n1 है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैंने आपसे कहा कि n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? डेंसर मीडियम का। n1 क्या है? रेयर मीडियम का। अब यही से एक चीज सोचो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है, कि जैसे मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है कि कौन कितना, मतलब जो n2 है जो मीडियम के बारे में बता रहा है, रियर मीडियम डेंसर मीडियम। अब रियर और डेंसर मीडियम के बारे में समझते हैं। n2 क्या है? n2 कैसा है? डेंसर मीडियम। n1 क्या है? रियर मीडियम। बेटा जो जितना ज्यादा डेंसर होगा उसके अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है भाई, जो डेंसर होगा, डेंसर मतलब कि जिसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे, वो लाइट को बहुत अपोज करेगा। ठीक, तो n2, हम n2 की जगह क्या लिख सकते हैं? तो n2 क्या कर रहा है? लाइट को अपोज कर रहा है, यानी लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो n2 जो होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन v2, और n1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन v1। ये क्यों हो रहा है बेटा? जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो यानी इसको क्या लिख सकते हो? अपोजिट रिलेशन के साथ रख सकते हो। आपको मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, आप इतना याद करने के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, पेपर का समय है तो सीधा याद रखो, n2 अपॉन n1 इसको लिख सकते हैं b1 अपॉन b2, इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिए। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या क्या बदलेगा? वेलोसिटी बदलेगा, और क्या बदलेगा?
वेवलेंथ बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी। कभी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। याद रखना, एमसीक्यू में आ रहा है क्वेश्चन। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या बदलेगा? वेलोसिटी बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। ठीक, याद रखिएगा, बिल्कुल समझो, बहुत जरूरी बात है। तो हमने इसके लिए लिखा है। अगर बेटा इस फिगर के लिए लिखो तो यहाँ लाइट कहाँ जा रही है? 2 से 1 में जा रही है, यहाँ 1 से 2 में जा रही थी, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखोगे आप साइन आई अपॉन साइन आर। बेटा जिसमें जाती है उसको पहले लिखते हैं, तो N1 अपॉन N2। और इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या बोलोगे आप? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या बोलोगे? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये सब इसके लिखने के तरीके हैं। इक्वल टू, अब इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? तो बेटा N1 अपॉन N2 है, तो 1 ऊपर है तो यहाँ 2 ऊपर होगा, तो 2 B2 अपॉन B1। और यहाँ क्या हो जाएगा? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। बेटा बस ये रामबाण फार्मूले आपको याद रखने हैं। अरे आप समझो बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं सकता, कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा इस टॉपिक का। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार भैया स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, क्या हो गया ये? एक तो भैया ना ये सिस्टम ये पढ़ाने वाला ना, इस पे ये अच्छी भी बात बहुत है, खराब तो बहुत ज़्यादा है बात, क्या बताएं। बस स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लग रहा है, तो और बड़ा कर देने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए, और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो करिए, ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप ये देख लो, पेपर के बाद मैं आपको पेपर जब 20 तारीख को डिस्कस करूंगा, मैं आपको गारंटी से दिखाऊंगा, यहीं से इसी जितना आपको यहाँ बता है इसी से क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए, तो वही बात हो गई बेटा N2 अपॉन N1। तो लिखा है, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसको क्या लिख लेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे? N2 अपॉन N1। और अभी बताया कि इसको वेलोसिटी में क्या लिखोगे? B1 अपॉन B2। और इसी को लैम्डा में क्या लिखोगे? लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो आप देखो जरा, वही तो लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। B1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऐसे अगर N2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा। ठीक, और अगर ये लिखा है, ये इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कि अगर एक मीडियम एयर है, दूसरा कोई मीडियम है, अगर लाइट किसी भी मीडियम से एयर में जा रही है, अगर लाइट किसी भी मीडियम से एयर में जा रही है, तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ये। और सी की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू कितनी होती है? सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल पी जाइए, इसको घोर के पी जाइए। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो एयर का रेफ्रिजरेटर इंडेक्स देखो, एयर का लगभग 1 के आसपास है, आइस का आप देख सकते हो। ठीक है, वाटर का 1.33, अल्कोहल का, ये सबका रेफ्रिजरेटर इंडेक्स दे रखा है, आपकी बुक में चार्ट बना है ये। अब हम आते हैं लेंस पे। ठीक, तो देखिए मिरर और लेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है? मिरर में क्या होता है कि लाइट जाती है, वापस आती है उसी मीडियम में, जिस मीडियम से गई उसी मीडियम से वापस आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, यानी उसमें जो लाइट गई वो अंदर चली जाती है उसके। ठीक है, तो लेंस यानी लेंस किसका पार्ट है? रिफ्रैक्शन का। मिरर किसका पार्ट था? रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो मिरर में हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। लेंस में क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्रैक्शन। ठीक, फिर कह रहा है देयर इज अ 2 टाइप ऑफ लेंस। लेंस आपके कितने हैं? 2 तरीके के लेंस हैं। ठीक है, पहला आपके पास क्या है? तो पहला आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा आपके पास क्या है? कॉनकेव लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस क्या है बेटा? कि जिसमें ये आप देख रहे हो कि जो बल्ज आउटवर्ड हो, जो बाहर की तरफ बल्ज हो, जिसका जो मिड फ्रिक्शन है ये बाहर की तरफ बल्ज हो, जिसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। और जिसमें जो मिड वाला है अंदर की तरफ, इसको क्या कहोगे आप? कॉनकेव। ठीक है, जो मिरर है उसमें कॉनकेव में बहुत सारे रोल हैं, कॉनकेव का बहुत सारा फार्मूला आप देखते हो, सब कुछ देखते हो, कॉनकेव के बहुत सारे केस देखते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉन्वेक्स का बड़ा रोल है, यहाँ कॉन्वेक्स के बहुत सारे केस देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कॉन्वेक्स यहाँ पे, ठीक, ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉनकेव है। ठीक, अब ऑप्टिकल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, एक चीज यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, जैसे ये है,
अब जो लाइट यहाँ पे पैरेलल है, यानी हमने एक बार कॉन्वेक्स बना लिया इसे, ये आपके पास कॉन्वेक्स है बेटा, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। इधर जो फोकस है इसको हम कहते हैं F1, ठीक है। और ये जो फोकस है इसको क्या बोलोगे आप, 2F1। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 कहा जा रहा है, तो इसको C1 कहते हैं, 2F1। ऐसे जो इधर फोकस है बेटा, ये क्या है आपका F2, ठीक है। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2F2। एक चीज़ मैं बता दूँ, थोड़ा सा किसी किसी बुकों में उल्टा भी लिखा है, तो मैं उसको सही उस हिसाब से लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब कई राइटर ऐसे भी फॉलो कर रहे हैं, वैसे आपके लेवल पे कोई बड़ा नहीं, लेकिन आपको याद रखिए, ठीक है। खैर, तो यानी जैसे आप इधर से आ रहे हो तो पहले कौन सी सरफेस मिली, ये सरफेस मिली। इधर से आएंगे तो पहले सरफेस मिली, ये किधर बल्ज है, उधर बेंड है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर F1, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2F1। ये दूसरी सरफेस इधर क्या हो जाएगा F2, इधर क्या हो जाएगा 2F2, ठीक। F1 ये आपका हो गया। ऐसे कॉनकेव में क्या होगा बेटा, तो अगर हम कॉनकेव में बनाएं तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका क्या हो गया F1, इधर आपका क्या हो गया 2F1, क्योंकि ये सरफेस पहली है। इधर आपके पास क्या है F2 है, और इधर आपके पास क्या है 2F2 है, ठीक। बेटा यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C1 है, यहाँ क्या है ये C2 है, तो सॉरी यहाँ C, ठीक। तो सेंटर ऑफ यहाँ पे दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि दो दो सरफेस है। आप समझिए, एक सरफेस ऐसे है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका सेंटर एक हो गया, एक सरफेस ऐसे है तो इसका सेंटर हो गया, तो दो सेंटर होंगे तो दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक। बात ये क्लियर हो गई, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक एक करके यहाँ भी फॉर्म देखते हैं। तो अगर लाइट पैरेलल आ रही है, अगर लाइट पैरेलल आएगी तो एक पॉइंट पे मीट करेगी, उस पॉइंट को हमने क्या कहा, ये क्या है, फोकस है। तो लाइट पैरेलल आके जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो क्या है, फोकस है। यहाँ अगर लाइट पैरेलल आई तो लाइट क्या होगी, लाइट डाइवर्ट हो जाएगी अलग अलग बेटा। तो हम चूंकि लाइट मीट नहीं कर रही है, तो हमने इसको बैक ट्रेस किया, इमेजिन किया कि लाइट कहीं पे मीट कर रही होगी, हमने मान लिया कि लाइट आपकी यहाँ मीट कर रही है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे हमने माना कि लाइट मीट कर रही है वही आपका क्या हो जाएगा, वही बेटा हमारा फोकस हो जाएगा। तो इसमें फोकस क्या है, ये है, और इसमें फोकस क्या है, ये है, ठीक। फिर आपसे कह रहा है रूल ऑफ ड्राइंग, इसमें भी कुछ बेसिक रूल हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला, अगर लाइट पैरेलल है बेटा, अगर लाइट पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, ठीक है। तो अगर लाइट पैरेलल है, जिस पॉइंट से पास होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, फोकस। ऐसे ये लाइट कैसी है, ऐसे है बेटा, ठीक है। अगर यहाँ पे समझिए पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। दूसरा, अगर फोकस से पास हो रहा है, अगर फोकस से पास हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगा रिफ्लेक्शन के बाद, और अगर यहाँ पे लाइट पहले से फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दूसरा पॉइंट कि अगर लाइट सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे आ रहा है, तो अगर लाइट सीधे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो बिना अपने पाथ से डाइवर्ट हुए लाइट क्या होगी, सीधे पास हो जाएगी, सीधे चली जाएगी, ठीक। अब इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। तो एक एक करके इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। केस वन, ठीक। तो केस वन से शुरू करते हैं बेटा हम लोग, इन्होंने सारे केस दिए नहीं, एक एक करके हम बता देते हैं आपको। तो पहला आपके पास कॉन्वेक्स में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट में है, ठीक है, सेम टू सेम कॉनकेव वाला केस है, जैसे मिरर में, कॉनकेव मिरर में हम पढ़ते हैं, वैसे यहाँ भी वैसे ही केस है, ठीक है। एक एक करके हम समझ लेते हैं बेटा। तो पहला केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है, ठीक, अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो लाइट पैरेलल आएगी, और पैरेलल लाइट जहाँ मेन होकर मीट करेगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, फोकस पे, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, ठीक। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे बेटा, इनफाइनाइट, और इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है फोकस पे। नेचर क्या है इमेज का, नेचर, तो नेचर है रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है बेटा। और साइज क्या है, तो साइज है पॉइंट साइज, बहुत स्मॉल, हाईली डिमिनिश, ठीक। ये केस वन हो गया। केस टू देखिए, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2F1 है, ये बियॉन्ड 2F2 है, तो ये आपके पास F1 है, ये आपका
2f1 है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f1 के बियॉन्ड है बेटा, लाइट पैरेलल जाएगी, पहले लाइट फोकस से जाएगी, और जो लाइट यहाँ से निकलकर ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है तो बिना अपने पास से डाइवर्ट हुए ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये आपका बेटा फोकस है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, यहाँ पे कहीं हमारा 2f2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी हाँ, कई बुकों ने इधर ले लिया, आप जैसे लीजिए यहाँ F1 F2 हमने ले लिया, आप चाहो तो इधर ले लो, तो इसको इधर ले सकते हो। खैर, तो यानी आपकी इमेज जो है यहाँ इसके बीच में बनेगी बेटा। ठीक, यानी इमेज आपकी F1 और F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। ठीक, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड है। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट बेटा है हमारा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f1 है बेटा। इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है, अब देखो किसी किसी बुक में इसमें f डैश भी रिप्रेजेंट किया है इसको। ठीक, तो आप ध्यान रखना इमेज हमारी कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f2। तो इमेज आपकी बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, अब देखिए नेचर यहाँ भी कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, नेचर यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज क्या है, अब यहाँ पे पॉइंट साइज नहीं है, स्मॉल साइज है, तो इसमें इमेज कैसी बन जाएगी, स्मॉल साइज। बेटा तीसरा केस देखते हैं। अब तीसरा केस आपके पास क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f2 पे ही हो। ठीक है, यानी ये आपके पास f1, ये आपका 2f1, यहाँ पे हम 2f2 लेके चल रहे हैं, यहाँ आपका ये क्या है आपके पास, ये f1 है और ये हमारे पास है 2f1। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, 2f1 पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे है बेटा, तो इमेज भी आपकी कहाँ बनेगी, 2f1 पे भी बनेगी। ठीक, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, और ये बन जाएगी सिंपल। ठीक है, इस बार क्या होगा, सब कुछ सेम है, बस याद रखना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f2 पे, इमेज कहाँ बन रही है, 2f1 पे। ठीक है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, साइज क्या है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है। ठीक, और क्या कह सकते हो आप, तो और हमें जो याद रखना है कि जो है ये सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद वाला केस देखिए, यानी ऑब्जेक्ट अगर आपका बियॉन्ड, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर 2f2 और f1 के बीच में है, तो अगर ऑब्जेक्ट इनके बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2 बनेगी। ठीक है, यानी इमेज और दूर चली गई। और लास्ट इसके बाद क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे आ जाए, ठीक है, समझिए आप, ऑब्जेक्ट आपका इसके बाद क्या होगा, फोकस पे आ जाएगा, जो केस इसमें नहीं दिया है। इसके बाद का केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ बनने लगेगी, इनफाइनाइट पे। ठीक है, यानी मैं इस केस को कर देता हूँ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ठीक है, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज ऐसे निकल जाएगी लाइट, और ऐसे लाइट निकल जाएगी, तो ये दोनों कहीं मीट नहीं करेंगी। तो हम मान लेंगे कि इमेज कहाँ बन रही होगी बेटा, इमेज बन रही होगी जो है इनफाइनाइट पे बन रही होगी। ठीक, और इसके बाद जो लास्ट केस है, लास्ट केस आपके पास ये है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो अब क्या होगा, इमेज जो है इस तरफ बनेगी, और ये वाली इमेज जो है वर्चुअल। अभी तक सारी इमेज कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी, और ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कॉन्वेक्स में भी, सॉरी याद करिए, कॉनकेव मिरर में भी यही केस हुआ था, तो वहां भी लास्ट वाली इमेज कैसी बनी थी, रियल बनी थी। चलिए एक चीज आपको बता देते हैं यहीं पे, जैसे हमने वहां समराइज किया था। ठीक है, समराइज एक बार कर लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट यहीं से याद रखे कि क्या हो क्या रहा है इसमें। ठीक, तो अगर मान लेते हैं ये कॉनकेव है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, अब जरा देखो, मान लेते हैं बेटा ये आपके पास फोकस है। ठीक है, इसको एफ डैश, जैसे आप चाहो f1 जो भी ले लीजिए आप, ये आपका पास 2f है। ठीक है, और ये आपका फोकस है, और ये हमारा, क्योंकि इधर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो ये हमारा एक्चुअल फोकस हमारा ये है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, 2f है। ठीक है, तो अगर आपने इसको 1 और 2 ले लिया है तो बेटा 1 ले लिया तो यहाँ 1 रहेगा, तो यहाँ 2 और 3 रहेगा, सॉरी 2 ही रहेगा, आ रहा है। खैर, पहला केस क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बन रही है बेटा, फोकस पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। ये आपका पहला केस है। दूसरा केस क्या था बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड f1 है, बियॉन्ड 2f1 है, तो इमेज कहाँ बन रही है बेटा,
ये हमारा दूसरा केस। तो इमेज कहाँ बन रही थी, इनके बीच में बन रही थी, ठीक है। ये आपका दूसरा केस है। एक चीज़ यहाँ गलती हो रही है, ठीक है, कि हमें जो यहाँ इमेज मिलेगी बेटा, ठीक है, ये यहाँ पे जो इमेज मिलेगी ये उल्टी बनेगी। ये आपकी इमेज यहाँ पे उल्टी बनेगी, रियल है इन्वर्टेड है, बार बार वन हो, ठीक। तो पहला केस यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज है। दूसरा केस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड जो है फोकस है या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज कहाँ बन रहेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2। तीसरा केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका, अगर ऑब्जेक्ट हमारा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, तीसरा केस हमारा दे रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पे हो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे हो, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पे दे रखा है यानी ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे है, ठीक है, ये आपका तीसरा केस है। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहीं पे बनेगी 2f2 पे, ठीक है, ये तीसरा केस है बेटा। चौथा केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका, अगर ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में है यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट आपका इसके बीच में है बेटा, ठीक, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा यही यार चेंज है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यानी F1 इसके बीच में है यानी इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, तो ये 1 2 ये आपका फोर्थ केस है। और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका F1 और 2F1 के बीच में है। तो इमेज अब जो बनेगी बेटा वो क्या होगी, बियॉन्ड 2F2 बनेगी और बड़ी इमेज बनेगी, यानी इमेज अब ये बनेगी, ठीक। तो आप देखो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आ रहा है, इमेज पीछे जा रही है, इमेज बड़ी होती जा रही है, ठीक है। और फिर क्या केस है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बन गया, आ गया, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, F1 पे, ठीक है, तो इमेज अब कहाँ बनेगी बेटा, इमेज अब बन जाएगी, ठीक है, इमेज बन जाएगी आपकी इन्फिनिटी पे। और लास्ट केस क्या है बेटा, तो लास्ट केस जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट केस हमको क्या बोल रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, वो इसी साइड बन रही है, ठीक है। और मैं इसी साइड इसको डॉटेड बना दे रहा हूँ, ठीक। तो इमेज आपकी अब इसी साइड बनेगी और ये लास्ट वाला केस है, ठीक है। तो ये आपका 6, केस नंबर 6 है, ठीक। और इमेज मान लेते हैं आपकी ये बन रही है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे। और ये केस वर्चुअल है, जो डॉटेड वाला केस है ये वर्चुअल है। ऐसे आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आराम से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया बेटा, ये आपकी बात, ये एक एक चीज़ हमने इसमें आपने कर लिया डिस्कस, आप इसको समझ लोगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कॉन्वेक्स में, तो कॉनकेव में, तो कॉनकेव में केवल दो ही केस है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेके फोकस के बीच में कहीं भी है, इनफाइनाइट से लेके F1 के बीच में है, तो इमेज जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी बन जाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, यहाँ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है या तो फोकस में है, दो ही केस है। इसमें हमेशा वर्चुअल, और इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है। आपके स्कूल में तो दिखाया भी गया होगा, आपने देखा भी होगा इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वर्जन फॉर लेंस। बेटा साइन कन्वर्जन वही है जो हमने पढ़ा है मिरर के लिए। कैसे पढ़ा है कि ये आपका लेंस है बेटा, तो ये आपको दे रखा है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव तो इस तरफ नेगेटिव, ठीक। ऐसे ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। सेम टू सेम अगर हम कॉन्वेक्स कॉनकेव लेते हैं बेटा, तो कॉनकेव में भी क्या होगा, इस तरफ जो होगा, इस तरफ ये क्या होगा, पॉजिटिव, और इधर जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। इधर जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और इधर क्या है, वो पॉजिटिव है। ऐसा ऐसा क्यों लेते हैं, क्यों ये साइन ले रहे हैं, सीधे सीधे काहे नहीं ले रहे थे।
तो एक बार अपने से कोशिश करिएगा। वैसे पेपर का समय तो हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं अलग से वीडियो इस पर डाल दूंगा, बीच में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जिनको जानना है तो बताना, मैं इस पर अलग से वीडियो डाल दूंगा कि हम सीधा सीधा साइन ना लेने के बजाय हम ये क्यों इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, तो लेंस फार्मूला, अब लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में बस केवल अंतर क्या है, माइनस साइन का। लेंस में माइनस है, लेंस में प्लस, सॉरी मिरर में माइनस है और लेंस में मिरर में प्लस है और लेंस में माइनस है। ठीक, और बेटा वही है यहाँ भी है जो आपने वहां पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने वहां पे कि जैसे ये आपके पास लेंस है, ठीक, तो ये हमारा है यहाँ पे जैसे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट लेंथ हो जाएगी u, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इमेज कहीं इधर बन रही होगी बेटा, मान लेते हैं इमेज ऐसे बन रही है इधर, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा p। और अगर जिधर ऑब्जेक्ट होगा यानी लाइट उधर से जाएगी तो फोकस इधर कंसिडर करेंगे। एक बात मैं छोटी सी बता दूं कि जो कॉनकेव है, कॉनकेव और जो कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है और जो कॉनकेव है, इन दोनों का जो फोकस का है, इसका जो फोकस है वो इधर है, ठीक है, और जो इसका फोकस है वो इधर है। ये इसका फोकस है और ये इसका फोकस, यानी कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होगा, कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होगा पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकस कैसा होगा नेगेटिव। ठीक है, तो कॉनकेव में फोकस इस तरफ है, इस तरफ फोकस नेगेटिव होता है, इधर का इसका फोकस क्या है पॉजिटिव। एक बार जरा सोचो मिरर में क्या था, सोचो जरा, यूज करो, बता देते हैं, चलिए बता देते हैं, इकट्ठा बता देते हैं, गलती कर ही दोगे लेकिन बताना हमारा फर्ज है। जैसे ये आपके पास मिरर है कॉनकेव, मिरर में फोकस किधर है बेटा, केवल फोकस के बारे में बात कर रहे हैं, इधर है फोकस क्योंकि इधर बेंड है, और फोकस कैसा होगा जो इधर होगा नेगेटिव। हम बात करें अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की, कि इधर बेंड है तो इसका फोकस किधर होगा इधर, और ये कैसा होगा बेटा पॉजिटिव। अगर हम कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका भी फोकस किधर है इधर है, कॉन्वेक्स का भी फोकस क्या है इधर ही है। ठीक है, कॉन्वेक्स में भी फोकस, हम लाइट को इधर लेते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को इधर तरफ ले रहे हैं तो फोकस हमारा इधर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है इधर, तो इधर फोकस है। ठीक है, और इधर जो फोकस होता है वो क्या होता है पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ अगर हम देखें इसके, तो इधर इधर है तो इधर क्या होगा फोकस इधर इधर है, तो ये कैसा है नेगेटिव। बेटा ऑब्जेक्ट भी इधर रहता है, फोकस भी इधर है, तो कॉनकेव दोनों दोनों कॉनकेव में फोकस क्या है नेगेटिव है, और दोनों कॉन्वेक्स में फोकस क्या है पॉजिटिव। एक बात याद है, कॉनकेव जो मिरर है इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हो कन्वर्जिंग मिरर, लेकिन कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हो डाइवर्जिंग। यहीं पे लिख देता हूँ भैया, कंफ्यूजन जीरो कर दो। ये कैसा है आपके पास, ये है कन्वर्जिंग, ये है कन्वर्जिंग मिरर। और भैया इसी का जो भाई है लेंस में, ये क्या कर रहा है, ये डाइवर्जिंग है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, और कॉनकेव लेंस कैसा है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक, ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। अब ये कैसा है कॉन्वेक्स, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है बेटा, ये डाइवर्जिंग मिरर है। और इसी का भाई क्या है, ये क्या है बेटा, ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये क्या हो गया कन्वर्जिंग लेंस हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। अभी जरूरत के हिसाब से इस पेज पे हम लोग आते रहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया था फोकस। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अभी जरूरत पे आएंगे पावर ऑफ लेंस। पावर क्या है भैया, दुनिया में सब कुछ पावर ही है, तो लेंस के भी पास पावर है। जैसे मान लीजिए ये लेंस है और ये लेंस है, हम कैसे बताएंगे कि कौन पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो तरीका क्या है कि कौन लाइट को कितना बेंड कर रहा है। जैसे लाइट ऐसे आई और इसने इतना बेंड किया, और आपको पता है कि जो लाइट पैरेलल है जहां वो कट करती है, यही पॉइंट क्या हो जाता है फोकस, और ये लेंथ क्या हो जाता है फोकल लेंथ। ठीक, अब ये आया, ये लाइट पैरेलल आई और इसने इतना बेंड किया, ये इसका फोकस। तो आप देखो कि जो जितना ज्यादा लाइट को बेंड कर दे, जो जितना ज्यादा ये बेंड करे उतना ज्यादा उसको फोकस, जो लाइट को जितना ज्यादा बेंड करे उसका फोकस क्या हो जाएगा उतना ज्यादा, जो कम बेंड करेगा उसका फोकस क्या हो जाएगा कम। तो जो ज्यादा बेंड करेगा उसका फोकस ज्यादा, जो कम बेंड करेगा उसका फोकस कम। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है,
जो जो ज्यादा, आप सोचो मेहनत किसमें हो रही, लाइट को बेंड करने में, तो यानी जो ज्यादा बेंड कर रहा है, ज्यादा लाइट को बेंड कर रहा है, यानी जिसने ज्यादा मेहनत की, यानी उसके पास पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पावर में क्या है कि जो लाइट को जितना ज्यादा बेंड करेगा उसकी पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, और जो लाइट को कम बेंड करेगा उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। बेंड का मतलब क्या है बेटा, यहां से देखो, इसने लाइट को कम बेंड किया तो लाइट दूर कर गई, तो इसकी पावर क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। अब पावर का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकस से। आप देखो कि अगर लाइट ज्यादा बेंड होगी तो फोकस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लाइट अगर कम बेंड होगी तो फोकस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी जिसका फोकस कम है, जिसका फोकस कम है उसकी पावर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि जब पावर ज्यादा होगी तभी वो ज्यादा बेंड करेगा, तभी तो फोकस ज्यादा, तभी तो फोकस कम होगी। तो पावर याद रखिए, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोकस है। ठीक है, यानी जिसकी फोकस कम होगी उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। बेटा पावर की जो यूनिट है वो डायोप्चर है, तो पावर की यूनिट डायोप्चर है, जिसको डी से डिनोट करते हैं, और पावर इजकल टू क्या होगा, 1/f, पावर इजकल टू 1/f। ठीक, पावर इक्वल टू आपका 1/f। एक चीज और देखो यहाँ पे कि अगर हम यहीं पे आते हैं कि इसका फोकस कैसा है, निगेटिव, तो इसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव। तो यहीं पे याद रखो, इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव। तो इन दोनों भाई भाई इनका और इनका, दोनों भाई भाई का पावर क्या है, ये दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों का पावर क्या हो गया, पावर निगेटिव, भाई भाई का पावर निगेटिव, और ये दोनों भाई भाई क्या है, इनका पावर है पॉजिटिव, इन भाई का भी पावर क्या है, ठीक। अब ये देखो, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि दो लेंस ऐसे हैं, एक लेंस ऐसे है, एक लेंस ऐसे है। एक लेंस का पावर क्या था, अगर एक लेंस होता है तो अब बताइए, मान लेते हैं इसका फोकस f1 है, इसका फोकस f2 है, तो पूरे का पावर क्या होगा। आपसे कह दे कि दो लेंस है, एक ऐसे दे रखा है, तो बेटा आप निकालेंगे कैसे, तो पावर इक्वल टू, पावर क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, ऐसे कर दोगे। अब हमें पता है कि लेंस है बेटा, और लेंस का पावर पॉजिटिव, अगर ये ऐसे दिया होता यही चीज, बेटा आने के चांसेस बहुत हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ बार बार, इन चीज़ों को मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार आने के इसके। ठीक है, तो दो लेंस ऐसे बगल बगल में रखे हैं, इसका f1 है, इसका क्या है, f2 है, तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। अब f1 f2 के आगे का जो साइन है वो आप लेंस देख के पुट करोगे, जैसे इसमें क्या होगा, दोनों के आगे निगेटिव होगा, इसमें क्या होगा, दोनों के आगे पॉजिटिव होगा। मान लेते मान लेते बेटा कि एक आपके पास ऐसे हो और एक लेंस ऐसे हो, और कहे भैया बताइए अब पावर कितनी होगी, तो ये मान, ये f1 है, ये क्या है, f2 है। तो अगर अब पावर निकालनी होगी तो पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/, अब f1 आपका कैसा है बेटा, इसका फोकस नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, 1/f1 के आगे माइनस, और प्लस यहाँ लगाओगे 1/f2 के आगे प्लस, इसके आगे प्लस। आ जाओगे, ऐसे कर दोगे, बस आ जाना है आपको। ठीक है, तो बेटा यहीं पे चैप्टर खत्म हो गया है। हम इसके बाद एक आएगा जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हर चैप्टर के ऐसे हम बनाएंगे। आप लाइक करिए, चीज़ों को शेयर करिए, जो गलतियां मुझसे हुई हों वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसको मैं सही करूंगा, और आप बताते रहिए, ऐसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।